दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री गरुड़ पुराण में कितने श्लोक हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पति पत्नी और एक साधु तथा दो लड़के। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। गगन और ज्योति नामक दंपत्ति एक गांव में रहते थे। गगन की शादी हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। दोनों पति पत्नी अपना जीवन खुशी से गुजार रहे थे, लेकिन शादी के 5 सालों बाद भी उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इससे वे दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। गगन ने अपनी पत्नी को कई वैद्यों हकीमों को दिखाया, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वे कई धार्मिक स्थलों पर गए, किंतु वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गगन अपने घर के करीब ही एक छोटा सा ढाबा चलाता था और उसकी पत्नी ज्योति घर की देखभाल करती थी। वे अपने आस पड़ोस वालों का बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए लोगों से उनके अच्छे संबंध थे। उसी साल गांव की फसल ऐसी खराब हुई कि खेतों में अनाज का एक भी दाना नहीं उग पाया था। लोगों के जानवर भूखों मरने लगे, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। गगन के ढाबे की आमदनी भी कम हो गई थी। अब उसके परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। लेकिन गगन अपने नियम के अनुसार सुबह उठता और अपने ढाबे पर जाकर साफ सफाई करता। एक दिन सुबह सवेरे गगन अपने ढाबे पर पहुंचा। अभी वह अंगीठी जला ही रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने ढाबे की ओर आता दिखाई दिया। गगन मन ही मन सोच रहा था कि कल की बची भाजी और भात खाकर शहर से सामान लाकर कुछ अच्छा खाना तैयार कर तब ढाबे पर बैठेगा। तभी बूढ़ा उसके करीब आकर बोला, जो भगवान के नाम पर देगा उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बूढ़े की आवाज सुनकर गगन ने उसकी ओर देखा, फिर मन ही मन कुछ सोचा और फिर प्रेम भाव दिखाते हुए भाजी भात गर्म करके बूढ़े को थाल में सजाकर दे दी। इतने ही देर में गगन की पत्नी ज्योति किसी काम से उसे बुलाकर घर ले गई। फिर कुछ देर बाद दोनों वापस ढाबे पर लौट आए तो उन्होंने देखा कि जो खाना गगन ने बूढ़े को थाली में सजाकर दिया था वह वैसे का वैसा ही रखा हुआ है और बूढ़े का कहीं अता पता नहीं है। गगन ने देखा थाली के ऊपर एक कागज टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ रखा था। उस पर लिखा था, गगन जा तो सफल हुआ, अब तुम दोनों पति पत्नी इसे थाली का भोजन खा लो। गगन ने बूढ़े को इधर उधर दौड़कर देखा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। ज्योति ने भी उस बूढ़े के बारे में बहुत सोचा, मगर उसके भी समझ में कुछ नहीं आया। फिर दोनों ने एक साथ बैठकर उस थाली का खाना खाया और अपने ढाबे के कामों में जुट गए। दिन बीतते गए। जब कभी बूढ़े का ख्याल उन्हें आता तो वे उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते। और जब इस बात को 1 साल बीत गया तो ईश्वर ने ज्योति पर अपनी कृपा के फूल बरसाए। उसके मन की मनोकामना पूरी हुई। ज्योति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सुंदर रखा। सुंदर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अभी वह 2 साल का ही हुआ था कि ज्योति ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। गगन ने उसका नाम चंद्र रखा। वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सुंदर तो पहले ही से पाठशाला जाने लगा था और 4 साल का होने के बाद अब चंद्र भी अपने भाई के साथ स्कूल जाने लगा था। गांव में पाठशाला की पढ़ाई खत्म करने के बाद सुंदर पास ही के एक कस्बे में पाठशाला में जाने लगा। यह कस्बा गांव से काफी दूर था। वहां केवल यात्री बसें ही मिलती थी। रेलगाड़ी का कोई भी साधन नहीं था। सुंदर अक्सर अपने पिता से कहता था कि वह बड़े शहर में जाकर खूब घूमना और सैर सपाटा करना चाहता है। वह संसार को देखना चाहता है। गगन ने अपने बेटे को बहुत समझाया, परंतु सुंदर ने अपने पिता की एक ना मानी और एक दिन वह स्कूल से फरार हो गया। रात तक सुंदर जब घर नहीं पहुंचा तो गगन को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। रात बड़ी बेचैनी से गुजारने के बाद वह सुबह को उसके स्कूल आया
और उसके अध्यापकों से उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह तो कल स्कूल ही नहीं आया था। अतः गगन को अपने बेटे की और चिंता सताने लगी। उधर ज्योति की हालत भी बेटे की चिंता में खराब होने लगी। उसने तो बड़ी मन्नतों से ये दो बच्चे पाए थे और अब उनमें से ही एक उसे छोड़कर चला गया था। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि सुंदर को किसी ने बस पर सवार होकर कहीं जाते देखा है, तो किसी और से पता चला कि उसने उसे दूर शहर में रेलगाड़ी पर सवार होते देखा है। और वास्तव में सुंदर को सैर सपाटे की चाह गांव से एक बड़े शहर की तरफ खींच ले गई। कई दिन तक भूखा प्यासा वह इधर उधर भटकता फिरता रहा। दोनों घुटनों के बीच सर रखकर बैठा वह सोच रहा था कि किसी ने उसके कमर पर हाथ रखा और बोला, लड़के कैसे बैठा है, थका सा मालूम पड़ता है, शायद भूख भी लगी है, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा। शहर में आकर सुंदर काफी परेशान बेहाल हो गया था, इसलिए उस व्यक्ति को अपना सहारा समझकर वह उसके साथ हो लिया। खाना तो उसने सुंदर को खिलाया, मगर फिर उसने उसे खिलौने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया। सुबह से शाम तक वह फैक्ट्री में काम करवाता, इधर उधर कहीं जाने भी नहीं देता और रात को सोते समय उस पर और अन्य बच्चों पर निगरानी रखता। सुंदर कई दिनों तक बिना नहाए धोए रहता और कपड़े बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। खाना भी भरपेट नहीं मिलता था। सुंदर को घर की याद सताती, भरपेट रोटी, माँ की ममता और बाप का दुलार, स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई, छोटे भाई का प्यार, उसे ये सब बातें रह रह कर याद आती। वह घुट घुट कर रोता, लेकिन क्या कर सकता था, यहाँ से भाग निकलना आसान ना था। इधर गांव में गगन और ज्योति और उनका छोटा बेटा चंद्र कई दिनों तक उसे तलाशने में लगे रहे और आशा बनाए रखी कि सुंदर 10-15 दिनों में घर अपने वापस लौट आएगा। परंतु जब कई महीने बीत गए तो उन्होंने भी उसके आने की उम्मीद छोड़ दी। कभी उसकी आवाज कानों में गूंजती, कभी उसके किसी कपड़े को देखकर ज्योति रो पड़ती, कभी गगन रात को सोते सोते बेटे की याद में उठ बैठता, मगर क्या करता। उधर सुंदर को फैक्ट्री में काम करते काफी दिन बीत चुके थे, जिसकी वजह से फैक्ट्री वालों को सुंदर पर विश्वास हो गया था कि अब वह यहाँ से नहीं भाग सकता। लेकिन सुंदर वहां बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था, इसलिए मौका देखकर एक दिन वह फैक्ट्री से भाग निकला और एक बस में छुपकर बैठ गया। कई घंटों का सफर तय करने के बाद बस एक नए शहर पहुंची। वह शहर बहुत सुंदर था। बस अड्डे पर जा रुकी। सुंदर अन्य यात्रियों में शामिल होकर बस से नीचे उतर आया। नए शहर में पहुंचकर सुंदर इधर उधर भूखा प्यासा भटकने लगा। एक दिन तो उसने अपने पिता को खत लिखना भी चाहा, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कैसे वह अपने माता पिता और छोटे भाई का सामना कर पाएगा। एक दिन वह रात के समय भटकता फिर रहा था कि अचानक उसे एक सिपाही ने आकर पकड़ लिया और थाने में बंद करने के बजाय उसे अपने घर ले आया। सिपाही सुंदर से दिन भर कारखाने में काम करवाता और रात में अपने घर के कामकाज में उलझा देता। बेचारा किस्मत का मारा सुंदर कुएं से निकलकर तो खाई में गिर गया। इतना काम करने पर भी उसे खाना एक वक्त ही मिलता था। रह रहकर उसे अपने घर की याद बहुत आती थी, परंतु उसके मस्तिष्क में अब भी सैर सपाटे के दर्शन नाचते रहते थे, जिनके चक्कर में वह अपने घर से भागा था। एक दिन उस सिपाही की किसी दूसरे सिपाही से लड़ाई हो गई। उसने बड़े थानेदार को यह बात बताई कि किस प्रकार एक लड़के से यह मारपीट करता और भरपेट खाने को भी नहीं देता है। फिर थानेदार सुंदर को अपने घर ले गया। सुंदर मानो आसमान से गिरकर खजूर पर अटक गया हो। थानेदार की पत्नी बड़ी क्रूर थी। वह उससे गाय भैंस को चरवाती, घर का कामकाज कराती और जो दूसरे नौकर थे वे उससे रात को अपने अपने पैरों की मालिश कराते थे और सारे कामों का बोझ उस पर डालकर खुद मौज मस्ती करते रहते थे। सुंदर को घर से भागे हुए लगभग 2 साल का समय बीत गया था। इन 2 सालों में उसकी लंबाई तो बढ़ गई थी, किंतु वह रह गया था दुबला पतला ही। वह थानेदार की भैंस चराने शहर से बाहर को जाया ही करता था। एक दिन रास्ते में लौटते हुए उसे एक बूढ़ा फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों में अपनी ओर लंगड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। बूढ़े के चेहरे पर एक चमक थी और माथे पर अनुभव की ढेर सारी रेखाएं पड़ी हुई थी।
बूढ़े ने सुंदर को बड़े गौर से देखा और पुकारा। सुंदर उसको देखकर डर गया। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि तभी बूढ़े ने बड़े प्यार से उसे कहा, बेटा, मैं खिलौने वाली फैक्ट्री का मालिक नहीं हूं, ना सिपाही हूं और ना ही थानेदार। मैंने तो तुझे कहीं देखा है। तू किसका बेटा है और यहाँ कहाँ से आता है? इतना कहकर बूढ़े ने सुंदर के सर पर प्यार से हाथ फेरा। इतने समय बाद इतना प्यार पाकर सुंदर की आंखें भर आईं। वह बोला, बाबा, मैं गगन ढाबे वाले का बेटा हूँ। यह सुनते ही बूढ़े की आंखें किसी की याद में चमक उठी। वह बोला, तो गगन का बेटा है, घर से भागकर आया है यहाँ मौज मस्ती करने के लिए। सुंदर कुछ नहीं बोला, उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर बूढ़ा बोला, यह जो दुख तू सह रहा है, ये तेरी करनी के फल हैं। अपनी करनी से अपने माँ बाप को तो क्यों दुख देता है बेटे? जा, अपने घर लौट जा। इतना कहकर उस बूढ़े ने सुंदर के हाथ में कुछ रुपए दिए और उसके कंधे पर हाथ रखकर वह उसे कुछ दूर अपने साथ ले गया। सुंदर ने थानेदार की भैंस का रस्सा अपने हाथ से छोड़ दिया। वह अपने घर चली आई। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह बूढ़ा ना जाने कहाँ रह गया। सुंदर को इस बात का पता ही नहीं चल पाया। तब सुंदर रेलवे स्टेशन की ओर लपका। उसकी आंखों में उनीदापन था। वह रेलवे के डिब्बे में घुसकर ऊपर की सीट पर चढ़कर सो गया। फिर वह कभी बस में और कभी बैलगाड़ी में सवार होता चला गया। चलते चलते सवेरे उसने अपने आप को गांव की उसी पगडंडी पर पाया जिससे होकर वह गांव से कस्बे के स्कूल में जाया करता था। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में उसे स्कूल जाता अपना छोटा भाई चंद्र दिखाई दे गया। अपने बड़े भाई को इतने दिन बाद देखकर वह चिल्लाया, भैया भैया, तुम अब तक कहाँ थे? वह दौड़कर सुंदर के सीने से चिपक गया। दोनों भाई घर आए तो गगन और ज्योति को एक बार तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया, परंतु सुंदर दौड़कर अपनी माँ से जा लिपटा और जोर जोर से रोने लगा। उसके दुख भरी आप बीती सुनकर गगन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगाया, खूब प्यार किया। तभी पड़ोसी भी वहां आ गया। वह बोला, गगन, तुम खुशनसीब हो जो तुम्हारा बेटा सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। सुंदर, तुमने अपनी नासमझी के कारण अपने माँ बाप को बहुत कष्ट दिए हैं। अब तुम इन्हीं के साथ रहो और उनके जीवन को सुख प्रदान करो। कहकर पड़ोसी वहां से चला गया। सुंदर अपने घर पर खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ बाप को दुखी करके किसी व्यक्ति को भी कोई सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए माँ बाप को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।